नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन विद आयुष इनसाइट्स चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी किताबें और कहानियां जो आपकी सोच को गहराई तक छू जाएं और आपके जीवन को नया नजरिया दें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमारी सबसे रहस्यमयी चीज मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन की गहराइयों को खोलती है। किताब का नाम है मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड, जिसे लिखा है मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट रिचर्ड रेस्टाक ने और इसे प्रकाशित किया है नेशनल जियोग्राफिक ने। सोचिए जरा, एक ऐसा अंग जिसका वजन मुश्किल से 3 पाउंड है, लेकिन इसकी शक्ति ब्रह्मांड के सबसे जटिल सिस्टम से भी ज्यादा है। यही दिमाग हमारी यादों को संजोता है, हमारे सपनों को जन्म देता है, हमारी भावनाओं को जगाता है और हमारी पहचान तय करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में अपने ही दिमाग को समझ पाए हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब को चैप्टर दर चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि दिमाग की बनावट कैसी है, इसमें कोशिकाएं किस तरह काम करती हैं, यादें और सपने कैसे जन्म लेते हैं, भावनाएं क्यों उमड़ती हैं और जब दिमाग में गड़बड़ी होती है तो क्या क्या हो सकता है। और सबसे रोचक हिस्सा, आने वाले समय में न्यूरोसाइंस हमें कहां ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिमागी सफर को, जहां हम हर पन्ने के साथ अपने ही अंदर छुपे रहस्यों से रूबरू होंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको अपने दिमाग के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची होंगी। अब हम शुरू करते हैं किताब मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड का पहला अध्याय यानी चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड एंड ब्रेन। दोस्तों, इंसान हमेशा से यह जानने की कोशिश करता आया है कि दिमाग आखिर है क्या। क्या यह सिर्फ मांस और नसों का जाल है, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो हमें इंसान बनाता है? रिचर्ड रेस्टाक इस शुरुआती अध्याय में हमें बताते हैं कि मस्तिष्क यानी ब्रेन और मन यानी माइंड के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। ब्रेन एक भौतिक चीज है, इसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका वजन नाप सकते हैं। लेकिन माइंड, वह तो अनुभव है, सोच है, सपने हैं, भावनाएं हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इंसान की सभ्यता जितनी आगे बढ़ी, उतना ही हम अपने दिमाग के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते गए। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने यही सवाल पूछा, हम सोचते कैसे हैं, यादें कैसे बनती हैं और हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस कहां से आती है? नेशनल ज्योग्राफिक के अंदाजे में यह किताब शुरुआत में ही हमें हैरान कर देती है। लेखक कहते हैं कि 3 पाउंड वजन का यह दिमाग अरबों न्यूरॉन्स से मिलकर बना है और हर न्यूरॉन लाखों कनेक्शनों से जुड़ा है। जरा सोचिए, हमारे सिर के भीतर इतना जटिल नेटवर्क मौजूद है कि आज की सबसे तेज कंप्यूटर तकनीक भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग केवल मशीन नहीं है। अगर यह सिर्फ एक मशीन होता तो हम में सपने देखने की ताकत न होती, प्यार करने की भावना न होती और न ही कला और संगीत रचने की क्षमता। यही दिमाग हमारी मानवता को परिभाषित करता है। इस अध्याय में लेखक ने क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कई सवाल छोड़े हैं, जैसे क्या हमारी यादें स्थायी हैं या समय के साथ बदल जाती हैं? क्या हमारी सोच और निर्णय हमारे हाथ में हैं या दिमाग के अंदर छिपी जैविक प्रक्रियाएं पहले से हमें दिशा देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इंसान अपने ही दिमाग के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएगा? दोस्तों, यह इंट्रोडक्शन हमें सिर्फ आने वाली यात्रा की झलक दिखाता है। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि दिमाग की बनावट कैसी है, यह कोशिकाओं के स्तर पर कैसे काम करता है और फिर किस तरह से हमारी चेतना, सपने, यादें और भावनाएं जन्म लेती हैं। यानी इस किताब का पहला अध्याय हमें एक वादा करता है कि अगर हम ध्यान से इसे पढ़ें या सुने तो हम खुद को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को नए नजरिए से देख पाएंगे। अब शुरू करते हैं चैप्टर 2, आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन। दोस्तों, जब हम किसी इमारत को देखते हैं तो उसकी बनावट, उसकी नींव और उसकी दीवारें हमें उसकी मजबूती का अंदाजा देती हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हमें यह समझना है कि दिमाग कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हमें उसकी बनावट यानी उसकी आर्किटेक्चर को समझना होगा। रिचर्ड रेस्टाक बताते हैं कि दिमाग एक साधारण ढांचा नहीं है, यह प्रकृति की सबसे जटिल और अनोखी रचना है। इसे आप एक छोटे से शहर की तरह सोच सकते हैं, जहां अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं। सबसे पहले आता है सेरेब्रम यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। यही वह हिस्सा है जो हमारी सोच, हमारी यादों और हमारी कल्पनाओं को जन्म देता है।
यही हमें इंसान के रूप में हमारी पहचान देता है। सेरेब्रम की सतह पर मौजूद झुर्रियां और तहें, जिन्हें हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, दरअसल हमारी उच्च क्षमताओं की कुंजी हैं। लेखक बताते हैं कि अगर यह सतह बिल्कुल सपाट होती तो हमारी बुद्धि और सोचने की क्षमता कहीं ज्यादा सीमित रह जाती। फिर आता है सेरेबेलम। यह हमारे संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या संगीत की धुन पर नाचते हैं तो असल में सेरेबेलम ही आपको संभाले रखता है। इसके बाद है ब्रेन स्टेम, जो हमारे शरीर की बुनियादी जरूरतों को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और नींद जागने का चक्र। यह वो हिस्सा है जो हमें जीवित रखता है, चाहे हम इसके बारे में सचेत न भी हों। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दिमाग के अंदर और भी कई छिपे हुए हिस्से हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम, जिसे अक्सर भावनाओं का केंद्र कहा जाता है। यहीं से हमारी खुशी, गुस्सा, डर और लगाव जैसी भावनाएं जन्म लेती हैं। इसी सिस्टम की वजह से हम अपने प्रियजनों से जुड़ते हैं और जीवन के अनुभवों को भावनात्मक रंग देते हैं। लेखक एक रोचक उदाहरण देते हैं। अगर हम दिमाग को सिर्फ एक कंप्यूटर मान लें तो यह कंप्यूटर भावनाओं और अनुभवों के बिना अधूरा होगा। यानी दिमाग की आर्किटेक्चर हमें सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं देती, बल्कि महसूस करने की ताकत भी देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दिमाग सिर्फ टुकड़ों का जोड़ नहीं है, यह उन टुकड़ों का एक संगठित संगीत है जहां हर हिस्सा अपना सुर बजाता है और मिलकर एक पूरी सिम्फनी तैयार होती है। दोस्तों, दिमाग के हिस्से अलग अलग होकर अधूरे हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे हम मन यानी माइंड कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय पर, यानी चैप्टर 3 ऑन द सेल्यूलर लेवल। दोस्तों, अगर हम दिमाग की आर्किटेक्चर को किसी शहर की तरह माने तो उस शहर की असली जिंदगी उसकी गलियों और घरों में बसती है। उसी तरह हमारे दिमाग की असली शक्ति छुपी है उसकी कोशिकाओं में, और इन कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं। लेखक रिचर्ड रेस्टाक बताते हैं कि हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। यह संख्या इतनी विशाल है कि अगर आप हर न्यूरॉन को गिनना शुरू करें और हर सेकंड एक न्यूरॉन गिने तो पूरा गिनने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन न्यूरॉन्स की असली ताकत उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनके आपसी संबंधों में है। हर न्यूरॉन हजारों और न्यूरॉन से जुड़ा होता है। इस तरह अरबों न्यूरॉन्स मिलकर खरबों कनेक्शंस बनाते हैं। इन कनेक्शंस को कहते हैं सिनैप्सेस। यही सिनैप्सेस हमारी यादों, हमारी सोच और हमारी आदतों को आकार देते हैं। सोचिए, जब कोई नया बच्चा बोलना सीखता है या जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो असल में हमारे दिमाग में नए सिनैप्सेस बन रहे होते हैं। यानी हर नया अनुभव हमारे दिमाग को शारीरिक रूप से बदल देता है। यह प्रक्रिया कहलाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेखक बताते हैं कि न्यूरॉन्स सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने वाली तारें नहीं हैं, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। एक न्यूरॉन दूसरे को सिग्नल्स भेजता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और यह इंपल्स केमिकल्स के जरिए अगले न्यूरॉन तक पहुंचती है। यही केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे डोपामीन हमें आनंद और मोटिवेशन का एहसास दिलाता है, सेरोटोनिन हमारी मूड को बैलेंस करता है और एसिटिलकोलिन हमारी लर्निंग और मेमोरी में मदद करता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि न्यूरॉन्स अकेले काम नहीं करते। इनके साथ होते हैं ग्लायल सेल्स, जिन्हें अक्सर ब्रेन के साइलेंट पार्टनर्स कहा जाता है। बहुत समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि ग्लायल सेल्स का काम सिर्फ न्यूरॉन्स को सहारा देना है, लेकिन अब रिसर्च ने दिखाया है कि ये भी हमारे सोचने और याद रखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। लेखक एक खूबसूरत तुलना करते हैं। न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स मिलकर वैसे ही काम करते हैं जैसे संगीतकार और उनका ऑर्केस्ट्रा। अगर सिर्फ वायलिन बजे और बाकी वाद्य यंत्र चुप रहें तो संगीत अधूरा लगेगा, लेकिन जब सब मिलकर बजते हैं तो एक अद्भुत सिम्फनी पैदा होती है। इस अध्याय का सार यही है, दिमाग की ताकत सिर्फ न्यूरॉन्स में नहीं, बल्कि उनके बीच बने रिश्तों में है। हमारा हर अनुभव, हर भावना, हर विचार इन छोटे छोटे सेल्स की बातचीत का नतीजा है, और यही वह रहस्य है जो दिमाग को सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन से कहीं ज्यादा बना देता है। अब हम चलते हैं अगले अध्याय पर, यानी चैप्टर 4 विंडोज ऑन द माइंड। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमें अपने ही दिमाग के अंदर झांकने की खिड़की मिल जाए तो अगर हम यह देख पाएं कि जब हम सोचते हैं, याद करते हैं या सपने देखते हैं, तब हमारे न्यूरॉन्स और सर्किट्स के भीतर क्या हो रहा है। यही है इस अध्याय का विषय, दिमाग की खिड़कियां।
यानी वे तकनीकें और तरीके जिनकी मदद से वैज्ञानिक हमारे मन की दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। पहले के जमाने में दिमाग को समझने का तरीका काफी सीमित था। अगर किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती तो डॉक्टर यह देखकर अंदाजा लगाते कि कौन सी क्षमता प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का बोलने की क्षमता पर असर हुआ तो वैज्ञानिक समझ गए कि दिमाग के उस हिस्से का संबंध भाषा से है। लेकिन आज के युग में हमारे पास हैं आधुनिक तकनीकें जैसे EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग मानसिक अवस्थाओं जैसे नींद, जागना या ध्यान लगाना के दौरान दिमाग में कैसा एक्टिविटी पैटर्न होता है। फिर है CT स्कैन्स और MRI। CT स्कैन हमें दिमाग की डिटेल्ड तस्वीर दिखाता है, जबकि MRI उससे भी अधिक स्पष्ट तस्वीर देता है, जिससे हम ब्रेन की संरचना को बारीकी से समझ सकते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब हम PET स्कैन्स और fMRI फंक्शनल MRI का इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीकें सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती हैं कि किसी विशेष एक्टिविटी के समय दिमाग का कौन सा हिस्सा सक्रिय हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गणित की समस्या हल करता है या जब वह किसी पुराने दोस्त की याद करता है तो fMRI में दिमाग का अलग हिस्सा चमक उठता है। लेखक कहते हैं कि यह बिल्कुल वैसा है जैसे रात में कोई शहर ऊपर से देखा जाए। कुछ जगहों पर रोशनी तेज होती है, कुछ जगहें मंद होती हैं। उसी तरह हमारे दिमाग में भी अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर जगमगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी बात आती है। यह सारी तकनीकें हमें दिमाग की गतिविधियां तो दिखाती हैं, लेकिन यह सवाल अब भी अनसुलझा है। क्या इन गतिविधियों को देखकर हम सचमुच माइंड को समझ सकते हैं? क्या कॉन्शियसनेस और भावनाओं जैसी चीजें सिर्फ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी तक सिमटी हुई हैं, या फिर इनके पीछे कुछ और भी है? इस अध्याय का सबसे रोचक हिस्सा यही है कि वैज्ञानिकों के पास अब ऐसे औजार हैं जिनसे वे दिमाग के रहस्यों को खोल सकते हैं। लेकिन हर नया औजार एक नया सवाल भी पैदा कर देता है। यानी ये खिड़कियां हमें दिमाग की झलक तो दिखाती हैं, लेकिन मन की पूरी तस्वीर अब भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि दिमाग की बनावट कैसी है, कोशिकाएं किस तरह काम करती हैं और वैज्ञानिक किस तरह दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अगले अध्याय पर, यानी चैप्टर 5, जीन्स एंड द ब्रेन। दोस्तों, जब भी हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें कई बातें अपने परिवार से मिलती जुलती नजर आती हैं, जैसे नाक नक्श, बालों का रंग या फिर कद काठी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हमारी शक्ल सूरत ही नहीं, बल्कि हमारा दिमाग भी हमारी जीन्स से गहराई तक जुड़ा हुआ है? लेखक रिचर्ड रेस्टाक बताते हैं कि दिमाग की शुरुआती ब्लूप्रिंट यानी उसकी योजना हमारे जीन्स में छुपी होती है। जैसे किसी इमारत के नक्शे में तय होता है कि कहां पर दीवार होगी, कहां पर दरवाजा होगा, उसी तरह जीन्स यह तय करते हैं कि हमारे दिमाग का ढांचा कैसा बनेगा। हर इंसान के दिमाग की बुनियादी संरचना तो एक जैसी होती है। हम सबके पास सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम होते हैं, लेकिन बारीकियों में फर्क जीन्स की वजह से आता है। यही फर्क हमें अनोखा बनाता है। यही वजह है कि कोई इंसान संगीत में माहिर होता है तो कोई गणित में तेज। अब यहां एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हमारी सोचने की क्षमता और हमारी पर्सनैलिटी पहले से जीन्स में लिखी होती है, या फिर ये क्वालिटीज हमारे अनुभवों से विकसित होती हैं? यही है नेचर वर्सेस नर्चर की बहस। लेखक बताते हैं कि कुछ मानसिक बीमारियां जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या अल्जाइमर्स में जीन्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर परिवार में ये बीमारियां रही हैं तो इनके आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीन्स ही सब कुछ तय कर देते हैं। कई बार एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल और जीवन के अनुभव जीन्स को सक्रिय या निष्क्रिय बना देते हैं। इसे वैज्ञानिक कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। यानी जीन्स एक तरह से बीज की तरह है। बीज में पेड़ बनने की संभावना होती है, लेकिन यह तभी पेड़ बनेगा जब उसे सही मिट्टी, पानी और धूप मिले। उसी तरह हमारे जीन्स में संभावनाएं होती हैं, लेकिन जीवन का अनुभव यह तय करता है कि वे किस दिशा में बढ़ेंगी। लेखक एक रोचक उदाहरण देते हैं जुड़वां बच्चों का। एक जैसे जीन्स होने के बावजूद अगर दोनों अलग माहौल में पलें तो उनके दिमाग के विकास और उनकी सोच में फर्क आ सकता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि जीन्स हमें एक शुरुआती खाका देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अनुभव उस खाके को रंग और आकार देते हैं। यानी दिमाग की कहानी आधी प्रकृति है और आधी पालन पोषण। तो दोस्तों,
इस अध्याय में हमने जाना कि हमारा दिमाग सिर्फ हमारा अपना नहीं है, इसमें हमारे पूर्वजों की छाप भी है जो हमें जीन्स के जरिए विरासत में मिली है। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, यानी चैप्टर 6, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। दोस्तों, अगर पिछले अध्याय में हमने जाना कि जीन्स हमें एक खाका देते हैं, तो इस अध्याय में रिचर्ड रेस्टाक हमें बताते हैं कि उस खाके पर रंग कौन भरता है, और वो है हमारा अनुभव। सोचिए, 2 बच्चे हैं, दोनों के जीन्स में संगीत की क्षमता मौजूद है, लेकिन अगर उनमें से एक बचपन से संगीत सुनता है, वाद्य यंत्र बजाना सीखता है, तो वही बच्चा धीरे धीरे एक अच्छा संगीतकार बन सकता है। दूसरा बच्चा, भले ही वही जीन्स लेकर पैदा हुआ हो, अगर उसे संगीत का माहौल ही न मिले तो उसकी क्षमता वहीं दबकर रह जाएगी। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग जन्म के बाद भी लगातार बदलता और सीखता रहता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा मस्तिष्क अनुभवों के आधार पर नए कनेक्शंस बनाता है और पुराने कनेक्शंस को मजबूत या कमजोर करता है। एक और दिलचस्प बात, परफॉर्मेंस सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। आप कितनी बार कुछ कर रहे हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है कि कैसे कर रहे हैं। इसी को कहते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोजाना बिना सोचे समझे बस गाड़ी चलाते हैं, तो आप एवरेज ड्राइवर ही रहेंगे। लेकिन अगर हर बार ध्यान देकर अपनी छोटी छोटी गलतियां सुधारते हैं, तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि कई बार हमारा एनवायरनमेंट हमें सीमित कर देता है। जैसे अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकते या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता है और वह परफॉर्मेंस में पीछे रह जाता है, इवन अगर उसके पास नेचुरली प्रतिभा मौजूद हो। यानी जीन्स हमें क्षमता देते हैं और अनुभव यह तय करता है कि हम उस क्षमता को हकीकत में कितना उतार पाते हैं। 3 इस अध्याय का संदेश यही है कि हमारे जीन्स हमारी शुरुआत तय करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, माहौल और अनुभव यह तय करते हैं कि हम कहां तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इंसान का दिमाग आधा जीन्स की कहानी है और आधा एक्सपीरियंसेस की। अब बढ़ते हैं अगले रोचक अध्याय की तरफ, यानी चैप्टर 7, वाइव द डिफरेंस। दोस्तों, जब हम भीड़ में खड़े होते हैं तो हर इंसान हमें अलग दिखाई देता है। किसी का स्वभाव बेहद शांत होता है, तो कोई बेहद जोश से भरा हुआ लगता है। कोई जल्दी गुस्सा कर बैठता है, तो कोई हर हाल में धैर्य बनाए रखता है। यह फर्क सिर्फ आदतों का नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की गहराइयों में छिपा हुआ है। लेखक रिचर्ड रेस्टाक इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हर इंसान का दिमाग अपनी वायरिंग में सटल लेकिन महत्वपूर्ण अंतर रखता है। यही वजह है कि एक ही स्थिति में अलग अलग लोग अलग तरह से सोचते और प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 दोस्तों को मंच पर बोलने का मौका मिलता है। एक को घबराहट होती है, उसका दिल तेजी से धड़कता है और वह पीछे हट जाता है, जबकि दूसरा दोस्त उसी स्थिति में रोमांचित महसूस करता है और आत्मविश्वास के साथ मंच पर चला जाता है। यानी परिस्थिति वही है, लेकिन अनुभव और प्रतिक्रिया अलग है। रीस्टाक बताते हैं कि यह अंतर दिमाग के केमिकल मैसेंजर्स और न्यूरल सर्किट्स की कार्य प्रणाली से आता है। यानी हमारे मस्तिष्क के भीतर ही यह तय हो रहा है कि हम किन चीजों से डरेंगे, किन से आकर्षित होंगे और किन से प्रेरणा लेंगे। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जेंडर डिफरेंसेस। शोध से पता चला है कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में कुछ सटल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं जो उनकी सोच और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे औसतन महिलाएं भावनाओं को पहचानने और रिश्तों में बारीकियों को समझने में अधिक सक्षम होती हैं, जबकि पुरुषों में स्पेशल स्किल्स यानी नक्शे पढ़ने, दिशा पहचानने या मैकेनिकल टास्क्स में अक्सर बढ़त होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह जनरल ट्रेंड है। हर व्यक्ति अपनी यूनिकनेस लेकर आता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि इन डिफरेंसेस को समझना और स्वीकार करना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम मान लेते हैं कि हर इंसान की सोच अलग है, तो हम दूसरों की यूनिकनेस की कद्र करने लगते हैं, बजाय इसके कि उन्हें बदलने की कोशिश करें। इस अध्याय का सार यही है कि हम सब अलग अलग हैं और यही विविधता इंसान को इंसान बनाती है। अगर जीन्स और एक्सपीरियंसेस ने हमें शेप दिया है, तो यह नेचुरल डिफरेंसेस हमें एक रंगीन और दिलचस्प समाज में बदल देते हैं। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि इंसानी दिमाग की अनोखी विविधताएं ही हमारी इंडिविजुअलिटी बनाती हैं। अब हम पहुंच गए हैं नए और सबसे रोचक हिस्से पर, चैप्टर 8, कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूं?
या फिर मेरा दिमाग अभी क्या सोच रहा है? यही सवाल हमें ले जाते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ, कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन, यानी चेतना और बोध। रिचर्ड रेस्टाक बताते हैं कि चेतना इंसानी दिमाग का सबसे रहस्यमयी और जटिल पहलू है। यह वही शक्ति है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम जाग रहे हैं, सोच रहे हैं और अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर रहे हैं। सोचिए, एक कंप्यूटर भी डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन कंप्यूटर को यह पता नहीं होता कि वह प्रोसेस कर रहा है, जबकि इंसान को यह अनुभव होता है कि मैं सोच रहा हूं। यही चेतना का कमाल है। अब आते हैं कॉग्निशन पर। कॉग्निशन मतलब जानकारी को लेना, उसे समझना, याद रखना और उसके आधार पर फैसले करना। यानी यह हमारी मानसिक मशीनरी है जो हमें सीखने, तर्क करने और समस्याएं हल करने की क्षमता देती है। रेस्टाक यहाँ एक दिलचस्प तुलना करते हैं। अगर चेतना वह स्क्रीन है जिस पर फिल्म चलती है, तो कॉग्निशन वह प्रोजेक्टर है जो फिल्म को चलाता है। दोनों मिलकर ही हमारी मानसिक दुनिया बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपकी चेतना सड़क, गाड़ियों और ट्रैफिक लाइट्स पर केंद्रित रहती है, लेकिन कॉग्निशन यह तय करता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब गियर बदलना है और किस रास्ते से जाना है। लेखक यह भी बताते हैं कि चेतना कई स्तरों पर काम करती है। नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस, यानी जब हम पूरी तरह सतर्क रहते हैं, ऑल्टर्ड स्टेट्स जैसे ध्यान, सम्मोहन या नशे की अवस्था, और अनकॉन्शियस माइंड, जहां हमारी यादें, सपने और दबी हुई इच्छाएं छिपी रहती हैं। इसी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से कई बार हमें बिना कारण अचानक कोई ख्याल या समाधान आ जाता है, जैसे दिमाग ने पर्दे के पीछे काम पूरा कर लिया हो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चेतना सिर्फ जागने का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान की जड़ है। हमारी सोच, हमारी यादें और हमारा आत्मबोध सब चेतना और कॉग्निशन की आपसी जुगलबंदी से ही बनते हैं। तो दोस्तों, अब हमने जाना कि हमारा दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक अनुभव करने वाली सत्ता है जो दुनिया को देखती, समझती और उसे मायने देती है। अब बिल्कुल समय आ गया है अगले दिलचस्प पड़ाव पर चलने का। चैप्टर 9, स्लीप एंड ड्रीमिंग। दोस्तों, जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए गुजार देते हैं, लेकिन नींद कोई आलस नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। रिचर्ड रेस्टाक इस अध्याय में बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में जुट जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नींद के स्टेजेस की। नींद मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंटी होती है। NREM स्लीप, जब हमारा शरीर गहरी नींद में होता है, मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और दिमाग दिन भर की थकान मिटाता है। REM स्लीप, यह वह अवस्था है जब हमारी आंखें बंद रहते हुए भी तेजी से हिलती हैं और इसी समय हम सबसे जीवंत सपने देखते हैं। अब सवाल उठता है, हम सपने क्यों देखते हैं? रेस्टाक बताते हैं कि सपनों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है। असल में सपने हमारे दिमाग के लिए एक तरह का थेरेपी सेशन होते हैं। दिन भर के अनुभवों को दिमाग सपनों के जरिए प्रोसेस करता है। अधूरी इच्छाएं और दबे हुए ख्याल सपनों में सतह पर आ जाते हैं। और सबसे अहम, सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे गिटार की धुन, और फिर अच्छी नींद लेते हैं, तो अगली सुबह आपको वह और बेहतर तरीके से याद रहता है। रेस्टाक यह भी बताते हैं कि नींद की कमी हमारे दिमाग पर सीधा हमला करती है। ध्यान कम हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और लंबे समय तक नींद की कमी रहने पर मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। यानी नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह हमारे दिमाग की मरम्मत और रिचार्जिंग का समय है। इस अध्याय का संदेश यही है कि नींद और सपने हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना जागते वक्त का अनुभव। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कहें कि थोड़ी नींद कम ले लूं, तो याद रखिए, आप अपने दिमाग को उसके सबसे महत्वपूर्ण काम से रोक रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं अगले बेहद रोचक और दिल को छू लेने वाले अध्याय पर। चैप्टर 10, इमोशन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी से भावनाएं निकाल दी जाएं तो क्या बचेगा? एक ठंडी, नीरस मशीन जैसी जिंदगी। लेकिन सच यह है कि भावनाएं ही हमारी इंसानियत की असली पहचान है। रिचर्ड रेस्टाक इस अध्याय में बताते हैं कि भावनाएं केवल दिल का मामला नहीं है, बल्कि दिमाग की गहराइयों में जमी हुई बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं का परिणाम है। जब हमें गुस्सा आता है, डर लगता है या खुशी होती है, इसके पीछे काम कर रहे होते हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम के हिस्से, जैसे अमिगडाला और हिपोकैम्पस।
अमिगडाला हमें तुरंत खतरे पर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, जैसे अचानक जोर की आवाज सुनकर चौंक जाना। हिपोकैम्पस हमारी यादों से भावनाओं को जोड़ता है, जैसे किसी खास गाने से पुरानी यादें ताजा हो जाना। अब सवाल यह उठता है कि भावनाओं का असली मकसद क्या है। रिस्टाक कहते हैं कि भावनाएं हमें सिर्फ महसूस नहीं कराती, बल्कि जीवित रहने में मदद करती हैं। डर हमें खतरे से बचाता है, प्यार और लगाव हमें रिश्तों को संभालने और समाज बनाने में मदद करते हैं, और खुशी हमें बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करती है जिससे हमें लाभ मिलता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि भावनाएं और सोच, इमोशन और कॉग्निशन अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो आपके फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सकारात्मक और शांत मनोदशा में हैं तो वही दिमाग ज्यादा रचनात्मक और तार्किक ढंग से काम करता है। रेस्टाक यह भी बताते हैं कि हर इंसान की भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग होती है। किसी को ऊंचाई देखकर डर लगता है तो किसी को मजा आता है। यानी हमारी जेनेटिक वायरिंग प्लस अनुभव मिलकर यह तय करते हैं कि हम किस स्थिति में कैसी भावनाएं महसूस करेंगे। इस अध्याय का सार यही है कि भावनाएं सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं हैं, बल्कि यही हमें इंसान बनाती हैं। ये हमारी यादों को रंग देती हैं, हमारे फैसलों को दिशा देती हैं और हमारी जिंदगी को मायने देती हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि नींद हमें रिचार्ज करती है और भावनाएं हमें जिंदा बनाती हैं। अब अगला पड़ाव और भी दिलचस्प है, मोटिवेशन। अब चलिए कदम बढ़ाते हैं उस ताकत की तरफ जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठाती है, सपनों का पीछा करने पर मजबूर करती है और मुश्किलों से लड़ते रहने की हिम्मत देती है। चैप्टर 11, मोटिवेशन। दोस्तों, जरा सोचिए, क्यों कोई इंसान घंटों मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, काम करता है या कोई बड़ा सपना पूरा करने के लिए संघर्ष करता है? इसका जवाब है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। रिचर्ड रेस्टाक बताते हैं कि मोटिवेशन कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की गहराइयों में चल रही प्रक्रियाओं का परिणाम है। जब हमें किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा होती है तो असल में हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम में हलचल शुरू होती है। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है डोपामीन, जिसे अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है। जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, डोपामीन का स्तर बढ़ जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है। यही अच्छा एहसास हमें दोबारा वही काम करने की ओर धकेलता है। रिस्टाक यह भी बताते हैं कि मोटिवेशन दो तरह की होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम किसी काम को खुद की खुशी और संतोष के लिए करते हैं, जैसे गाना गाना क्योंकि आपको उसमें मजा आता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम किसी काम को बाहरी इनाम या पहचान के लिए करते हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करना। असली ताकत तब मिलती है जब ये दोनों एक साथ काम करें, यानी काम करने में मजा भी आए और उसके नतीजे भी हमें आगे बढ़ाएं। एक और दिलचस्प पहलू है फ्रस्ट्रेशन और ऑब्स्टिकल्स। कई बार जब हमें बार बार असफलता मिलती है तो दिमाग थक जाता है और मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां धैर्य और परसिवियरेंस काम आते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग असफलता से सीखते हैं और लगे रहते हैं, उनके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम और मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का संदेश साफ है, मोटिवेशन कोई बाहरी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। यह हमारे दिमाग के अंदर ही पैदा होती है और हमारे लक्ष्यों, अनुभवों और सोच से लगातार शेप लेती है। अगर हम सही लक्ष्य चुनें, छोटे छोटे कदमों में सफलता पाएं और खुद को सकारात्मक माहौल में रखें, तो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। तो अब हमने जाना कि नींद हमें ऊर्जा देती है, भावनाएं हमें दिशा देती हैं और मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाने वाली ताकत है। और अब अगला पड़ाव और भी दिलचस्प है, लर्निंग एंड मेमोरी, यानी सीखने और याद रखने का चमत्कार। अब चलते हैं उस रहस्यमय और अद्भुत शक्ति की ओर जो हमें नई बातें सीखने, अनुभवों से सबक लेने और उन्हें जिंदगी भर संजोकर रखने में मदद करती है। चैप्टर 12, लर्निंग एंड मेमोरी। दोस्तों, सोचिए, अगर हमारे पास याद रखने की क्षमता न होती तो क्या होता? हर सुबह हम उठते और सब कुछ भूल जाते, अपना नाम, अपना घर, अपने रिश्ते, जिंदगी का कोई अर्थ ही न बचता। रिचर्ड रेस्टाक कहते हैं कि लर्निंग और मेमोरी मिलकर ही हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग यानी सीखने की। लर्निंग का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि हर वह प्रक्रिया है जिससे हम नए अनुभव, ज्ञान और कौशल हासिल करते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है, जब कोई संगीतकार नई धुन बजाना सीखता है या जब हम किसी गलती से सबक लेते हैं, यह सब लर्निंग है। अब आती है बारी मेमोरी यानी स्मृति की। मेमोरी ही वह ताकत है जो सीखने को स्थायी बनाती है। रेस्टाक बताते हैं कि मेमोरी कई प्रकार की होती है।
सेंसरी मेमोरी यानी पलक झपकते ही देखी या सुनी चीज का बहुत छोटा सा रिकॉर्ड। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कुछ सेकंड या मिनट तक रहने वाली यादें, जैसे आपने अभी सुना हुआ फोन नंबर। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी जो महीनों या सालों तक रहती है और हमें जिंदगी की कहानी देती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी दो हिस्सों में बांटी है। एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी जिसे हम सचेत रूप से याद करते हैं, जैसे कोई घटना, कोई तथ्य। इम्प्लिसिट मेमोरी यानी जो बिना सोचे समझे काम करती है, जैसे साइकिल चलाना, जिसे हम कभी नहीं भूलते। एक दिलचस्प पहलू है हिपोकैम्पस। रेस्टाक बताते हैं कि हिपोकैम्पस दिमाग का वह हिस्सा है जो नई यादों को एनकोड करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। अगर यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो इंसान नई बातें याद नहीं रख पाता, भले ही पुरानी यादें सुरक्षित रहें। अब सवाल यह उठता है कि सीखना और याद रखना कैसे मजबूत किया जा सकता है। रेस्टाक कुछ टिप्स देते हैं। दोहराव यानी रेपिटेशन, बार बार पढ़ना या अभ्यास करना। एसोसिएशन यानी नई जानकारी को पुरानी से जोड़ना। नींद, क्योंकि स्लीप यादों को पक्का करने में अहम भूमिका निभाती है। और सबसे बढ़कर ध्यान यानी फोकस। बिना ध्यान के कोई भी चीज दिमाग में टिकती नहीं। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि लर्निंग और मेमोरी हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। ये हमें न सिर्फ जानकारी रखने में मदद करते हैं, बल्कि हमें यह एहसास भी कराते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अब जबकि हमने सीखने और याद रखने के जादू को समझ लिया, अगला अध्याय और भी रोमांचक है। लैंग्वेज यानी वह शक्ति जो हमें सोचने, बोलने और एक दूसरे से जुड़ने की ताकत देती है। अब चलिए उस ताकत की ओर बढ़ते हैं जो हमें इंसान बनाती है और बाकी जीवों से अलग करती है। चैप्टर 13 लैंग्वेज। दोस्तों, सोचिए, अगर भाषा न होती तो हम अपने विचार, भावनाएं और सपने कैसे साझा करते। हम अपनी कहानी सुनाने, ज्ञान बांटने या रिश्ते बनाने में असमर्थ हो जाते। रिचर्ड रेस्टैक कहते हैं कि लैंग्वेज, भाषा ही वह ताकत है जिसने मानव सभ्यता को जन्म दिया। तो दिमाग में भाषा कहां बसती है? रेस्टैक बताते हैं कि भाषा का जादू कुछ खास हिस्सों में होता है। ब्रोकाज एरिया यानी यह हिस्सा हमें शब्दों को व्यवस्थित करके बोलने में मदद करता है। वर्निक्स एरिया यानी यह हमें दूसरों की बात समझने और उसका अर्थ पकड़ने में मदद करता है। यानी भाषा बोलना और समझना दोनों एक गहरे न्यूरल नेटवर्क का खेल है। भाषा सीखने का चमत्कार। क्या आपने गौर किया है कि बच्चे बिना किसी ग्रामर क्लास के बोलना सीख जाते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में भाषा सीखने की एक नैसर्गिक क्षमता होती है। रेस्टैक बताते हैं कि शुरुआती सालों में दिमाग की यह क्षमता सबसे तेज होती है। यही कारण है कि छोटे बच्चे नई भाषा जल्दी पकड़ लेते हैं। भाषा और सोच का रिश्ता। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम सोचते हैं और फिर भाषा बनाते हैं, या भाषा ही हमारी सोच को आकार देती है? रेस्टैक कहते हैं कि दोनों बातें सच हैं। भाषा हमें जटिल विचारों को शब्दों का रूप देकर साझा करने देती है, लेकिन कई बार भाषा हमारी सोच को सीमित भी कर देती है। जैसे जिन भाषाओं में किसी चीज के लिए शब्द ही नहीं है, वहां उस अवधारणा को समझना मुश्किल हो सकता है। भाषा और भावनाएं। भाषा सिर्फ सूचना देने का साधन नहीं है, यह भावनाओं का रंग भी देती है। एक ही बात अगर आप गुस्से से कहें तो असर अलग होगा और प्यार से कहें तो असर बिल्कुल अलग। यानी शब्दों के पीछे की टोन और कॉन्टेक्स्ट भी मायने रखती है। तो दोस्तों, इस अध्याय का संदेश यही है कि लैंग्वेज सिर्फ बोलने का साधन नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और जुड़ने का जरिया है। यह हमें सभ्यता, संस्कृति और रिश्तों का उपहार देती है। अब जबकि हमने भाषा की इस अद्भुत शक्ति को समझ लिया, अगला अध्याय हमें एक और बड़ी ताकत की ओर ले जाएगा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। अब आइए कदम बढ़ाते हैं उस ताकत की तरफ जिसे हम सब समझना चाहते हैं। चैप्टर 14 इंटेलिजेंस। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं वो बहुत बुद्धिमान है या उसकी इंटेलिजेंस कमाल की है, लेकिन असली सवाल यह है, इंटेलिजेंस आखिर है क्या? रिचर्ड रेस्टैक बताते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक क्षमता है जिसमें शामिल है नई समस्याओं को समझना, उनका हल ढूंढना, अनुभवों से सीखना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। दिमाग में बुद्धिमत्ता कहां बसती है? इंटेलिजेंस किसी एक हिस्से का काम नहीं है, यह दिमाग के कई नेटवर्क्स का संयुक्त परिणाम है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने और योजना बनाने का केंद्र, पैरिएटल लोब्स यानी तार्किक सोच और स्पेशल स्किल्स, हिपोकैम्पस यानी सीखने और याद रखने की शक्ति। यानी बुद्धिमत्ता दिमाग की टीम वर्क है। ईट
आईक्यू वर्सेस मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। पारंपरिक रूप से बुद्धिमत्ता को सिर्फ आईक्यू टेस्ट से मापा जाता था, लेकिन रेस्टाक बताते हैं कि असली इंटेलिजेंस कई रूपों में होती है। कोई गणित में तेज होता है, कोई संगीत में, कोई भाषा में और कोई भावनाओं को समझने में। यानी हर इंसान की अपनी यूनिक इंटेलिजेंस प्रोफाइल होती है। जेनेटिक्स वर्सेस एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस का बड़ा हिस्सा हमारे जीन्स से आता है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेस्टाक कहते हैं कि माहौल, शिक्षा, अनुभव और लगातार मानसिक अभ्यास से दिमाग की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यानी बुद्धिमत्ता एक स्थिर चीज नहीं बल्कि मालिएबल है, इसे निखारा और बढ़ाया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू एक और अहम पहलू है। ईक्यू यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही प्रतिक्रिया देना। कई बार जिंदगी में ईक्यू आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी साबित होता है, क्योंकि रिश्ते, सहयोग और नेतृत्व इसी पर टिके होते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि इंटेलिजेंस सिर्फ अकादमिक स्कोर या आईक्यू टेस्ट का नाम नहीं है। यह हमारी सोचने, सीखने, बदलने और समझने की क्षमता का पूरा संगम है। और सबसे अच्छी बात, इसे अभ्यास, अनुभव और सकारात्मक माहौल से लगातार बढ़ाया जा सकता है। अब जबकि हमने बुद्धिमत्ता की इस गहराई को समझ लिया, अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और रोचक पहलू की ओर, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। अब आइए चलते हैं उस ताकत की ओर जो इंसान को सिर्फ समस्याओं का हल निकालने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे नई राहें खोजने, सपनों को रंग देने और दुनिया को नया रूप देने की क्षमता देती है। चैप्टर 15, क्रिएटिविटी। दोस्तों, सोचिए, अगर दुनिया में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता न होती तो न संगीत होता, न कला, न विज्ञान की खोजें और न ही साहित्य। जिंदगी शायद बहुत साधारण और बेरंग होती। रिचर्ड रेस्टाक कहते हैं कि क्रिएटिविटी वह शक्ति है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। दिमाग में क्रिएटिविटी कहाँ जन्म लेती है? रेस्टाक बताते हैं कि क्रिएटिविटी किसी एक हिस्से का काम नहीं है, यह दिमाग के कई हिस्सों की कोलैबोरेशन का नतीजा है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी नई सोच और निर्णय लेने का केंद्र, टेम्पोरल लोब्स यानी स्मृतियों और अनुभवों को जोड़ने का काम, राइट हेमिस्फीयर यानी कल्पनाशील और कलात्मक सोच में खास भूमिका। यानी क्रिएटिविटी दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच होने वाले डायलॉग से जन्म लेती है। क्रिएटिविटी कैसे काम करती है? रचनात्मक सोच में अक्सर दो चरण होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब दिमाग कई तरह के नए नए विचार उत्पन्न करता है। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, जब हम उन्हीं विचारों में से सबसे सही या उपयोगी को चुनते हैं। यानी क्रिएटिविटी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि कल्पना और व्यावहारिकता का संतुलन है। एक्सक्ली, क्या क्रिएटिविटी जन्मजात है? बहुत लोग मानते हैं कि रचनात्मकता कुछ गिफ्टेड लोगों में ही होती है, लेकिन रेस्टाक कहते हैं हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे ज्यादा अभ्यास करता है और कोई कम। संगीतकार लगातार अभ्यास से नई धुनें गढ़ता है, वैज्ञानिक प्रयोगों से नए सिद्धांत खोजता है और आम इंसान भी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याओं का नया हल निकालता है। क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन, कभी कभी रचनात्मकता अचानक स्पार्क की तरह आती है, जैसे किसी कवि को अचानक एक पंक्ति सूझ जाना। लेकिन असल में यह स्पार्क दिमाग में पहले से इकट्ठे हुए अनुभवों और विचारों के मेल से निकलता है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के तरीके, रेस्टाक बताते हैं कि रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है नए अनुभवों को अपनाकर, अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान जोड़कर, क्या हो अगर, व्हाट इफ वाले सवाल पूछकर और सबसे जरूरी डर को किनारे रखकर प्रयोग करने से। तो दोस्तों, इस अध्याय का संदेश साफ है, क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं बल्कि दिमाग की वह क्षमता है जो हमें नए विचार और समाधान खोजने की हिम्मत देती है। अगर हम इसे अपनाएं तो जिंदगी साधारण से निकलकर रंगों, धुनों और नए विचारों से भर जाती है। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। चैप्टर 16, माइंड एंड बॉडी टुगेदर। दोस्तों, आपने सुना होगा मन का असर तन पर पड़ता है। सोचिए, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपका चेहरा अपने आप खिल उठता है, और जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर थका थका और बोझिल लगने लगता है। यही है दिमाग और शरीर का गहरा संबंध, जिसे रिचर्ड रेस्टाक इस अध्याय में विस्तार से समझाते हैं। हमारे शरीर और मन अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। स्ट्रेस का असर, जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। इससे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन निकलते हैं।
ये हार्मोन अगर बार बार और लंबे समय तक बने रहें तो दिल की बीमारियों से लेकर पाचन तक सब प्रभावित हो सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी दिमाग की शक्ति का एक दिलचस्प उदाहरण। अगर किसी मरीज को सिर्फ शुगर की गोली दी जाए लेकिन उसे विश्वास हो कि यह असली दवा है तो कई बार उसका शरीर सचमुच बेहतर प्रतिक्रिया देता है। यानी विश्वास भी शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है। माइंड ओवर पेन यानी ध्यान यानी मेडिटेशन, योग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से कई लोग दर्द को नियंत्रित कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि दिमाग दर्द के सिग्नल्स को प्रोसेस करने का तरीका बदल सकता है। रिस्टाक कहते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ नकारात्मक ही नहीं है। तो अगर हम शरीर का ख्याल रखें, अच्छा खान पान, व्यायाम और नींद, तो उसका सीधा असर दिमाग की क्लैरिटी और भावनात्मक संतुलन पर पड़ता है। इस अध्याय का सार यही है कि मन और शरीर का रिश्ता दो तरफा सड़क जैसा है। तनाव, खुशी, बीमारी, सेहत, सबका असर दोनों दिशाओं में जाता है। इसलिए स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर के लिए शांत मन दोनों जरूरी हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। चैप्टर 17, ब्रेन डैमेज। दोस्तों सोचिए, अगर दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा भी ठीक से काम करना बंद कर दे तो हमारी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। किताब में रेस्टाक बताते हैं कि ब्रेन डैमेज सिर्फ मेमोरी लॉस या फिजिकल वीकनेस तक सीमित नहीं है। कभी कभी किसी एक्सीडेंट या स्ट्रोक के बाद इंसान का बिहेवियर, उसका बोलने का तरीका या डिसीजन लेने की क्षमता पूरी तरह बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मशहूर केस स्टडी है फिनियस गेज का। वो एक रेल रोड वर्कर था जिसके दिमाग में आयरन रॉड घुस गई, लेकिन वो बच गया। पर उसके बाद वो पहले जैसा इंसान कभी नहीं रहा। पर्सनालिटी फ्रेंडली से अग्रेसिव हो गई। यानी दिमाग का एक छोटा हिस्सा भी हमारे कौन है हम को डिफाइन करता है। रेस्टाक बताते हैं कि ब्रेन डैमेज हमें यह समझने का मौका देता है कि अलग अलग ब्रेन रीजन्स क्या काम करते हैं, क्योंकि जब कोई हिस्सा फेल होता है तभी हमें असली रोल समझ आता है। ठीक तो दोस्तों, सवाल उठता है, क्या हम कभी पूरी तरह अपने दिमाग को रिपेयर कर पाएंगे या ब्रेन डैमेज हमेशा परमानेंट ही रहेगा? अब चलते हैं अगले अध्याय पर। चैप्टर 18, मैडनेस, डिप्रेशन एंड डिजीज। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी ही सोच आपसे बगावत करने लगे तो यही होता है मेंटल इलनेस में। रिचर्ड रेस्टाक यहां हमें दिखाते हैं कि मैडनेस, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां सिर्फ मन की कमजोरी नहीं है, बल्कि इनके पीछे दिमाग की बायोलॉजी काम करती है। सबसे पहले डिप्रेशन की बात करें। यह सिर्फ उदासी नहीं, बल्कि पूरे ब्रेन केमिस्ट्री का इम्बैलेंस है। जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक से काम न करें तो इंसान का मूड गहराई में गिर जाता है। कई बार मरीज कहता है सब कुछ सही है पर अंदर से खालीपन है। यानी ये डिजीज असली है, न कि कल्पना। अब आती है बारी स्किज़ोफ्रेनिया की। ये बीमारी इंसान को अपनी ही दुनिया में ले जाती है। हकीकत और भ्रम यानी रियलिटी वर्सेस हेलुसिनेशन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। मरीज को आवाजें सुनाई देती हैं जो असल में होती ही नहीं। ये डरावना है, लेकिन साइंस हमें बताती है कि इसका कारण दिमाग के सर्किट्स में गड़बड़ी है। और हाँ, मैडनेस को स्टिग्मा की नजर से नहीं देखना चाहिए। रेस्टाक कहते हैं, अगर दिमाग के बाकी रोग जैसे स्ट्रोक या ट्यूमर मेडिकल इशू हैं, तो डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया भी उतने ही मेडिकल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके लक्षण बिहेवियर और इमोशंस में दिखते हैं, न कि हाथ पांव की कमजोरी में। अच्छी बात यह है कि दवाइयां, साइकोथेरेपी और ब्रेन रिसर्च से आज इलाज संभव है। और सबसे अहम, समाज की समझ और सहानुभूति यानी कंपैशन। तो अगली बार जब आप सुने ये तो बस पागलपन है, तो याद रखिए ये बायोलॉजी है, कोई शर्म की बात नहीं। दोस्तों अब सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग बीमार हो सकता है तो क्या वो खुद को ही धोखा देकर हमें ऐसी चीजों का आदी भी बना सकता है? अब चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। चैप्टर 19, एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट। दोस्तों जरा सोचिए, जब दिमाग खुद अपनी वायरिंग बदलकर आपको किसी चीज का गुलाम बना दे, तो यही है एडिक्शन का असली खेल। रिचर्ड रेस्टाक बताते हैं कि एडिक्शन सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है। असल में ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है। हर बार जब हम ड्रग्स, अल्कोहल या यहां तक कि गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटी करते हैं, दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। यह केमिकल हमें खुशी और संतोष का झूठा सिग्नल देता है। धीरे धीरे ब्रेन इतना अभ्यस्त हो जाता है कि नॉर्मल सिचुएशन से खुशी मिलना बंद हो जाता है। अब वही इंसान जिसे पहले संगीत या दोस्तों से मजा आता था, अब बिना ड्रग या एडिक्टिव हैबिट के खुश हो ही नहीं सकता। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चोर आपके घर का ताला खोलकर हर बार अंदर घुस जाए। वैसे ही एडिक्शन सर्किट्स बार बार आपके दिमाग में घुस जाते हैं।
और सबसे बड़ी मुश्किल, एडिक्ट इंसान जानता है कि ये चीज उसके लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी क्रेविंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो रुक ही नहीं पाता। यानी ब्रेन खुद अपने लॉजिक को हरा देता है। अच्छी बात यह है कि इलाज मुमकिन है। थेरेपीज, रिहैबिलिटेशन और मेडिसिन्स दिमाग की सर्किट्स को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। लेकिन रेस्टाक मानते हैं एडिक्शन का इलाज सिर्फ दवा नहीं, बल्कि पूरा एनवायरनमेंट बदलने से संभव है। सपोर्ट सिस्टम, परिवार का साथ और नई हेल्थी हैबिट्स, ये सब रिकवरी की हैं। तो अगली बार अगर कोई कहे एडिक्ट होना बस कैरेक्टर की कमजोरी है, तो याद रखिए ये असल में ब्रेन का केमिकल ट्रैप है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर दिमाग इतना नाजुक है तो क्या साइंस सच में उसे ठीक कर सकती है? क्या हम डैमेज्ड ब्रेन को फिर से सही चला सकते हैं? अब चलते हैं सबसे होपफुल चैप्टर की तरफ। चैप्टर 20, फिक्सिंग द ब्रेन। दोस्तों, जब दिमाग बीमार हो जाए या डैमेज हो जाए तो सवाल हमेशा यही उठता है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? रिचर्ड रेस्टाक इस चैप्टर में हमें मॉडर्न न्यूरोसाइंस की सबसे रोमांचक कोशिशें दिखाते हैं। सबसे पहले आती है ब्रेन सर्जरी। सोचिए, जब ट्यूमर या क्लॉट किसी हिस्से को ब्लॉक कर देता है तो डॉक्टर्स लिटरली दिमाग के अंदर जाकर उसे हटाते हैं। यह काम नाजुक है, लेकिन कई बार जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। क्या आप जानते हैं कि पार्किंसंस जैसी बीमारी में दिमाग में एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है जिसे कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेटर? यह बिल्कुल पेसमेकर की तरह काम करता है, बस दिल की जगह दिमाग में। इलेक्ट्रोड्स दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं और अचानक ट्रेमोर्स, जो हाथों को अनकंट्रोलेबल हिला रहे थे, थम जाते हैं। तीसरा है मेडिसिन्स। नई नई ड्रग्स ऐसी बनाई जा रही हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करके डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और एंजाइटी जैसी बीमारियों को कंट्रोल कर पाती हैं। और हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की सेल्फ हीलिंग पावर भी सबसे बड़ा होप है। थेरेपी, सीखने की नई एक्टिविटीज और रिहैबिलिटेशन ब्रेन को रीवायर करने का मौका देती हैं। यानी डैमेज्ड ब्रेन कभी कभी खुद नए रास्ते बना लेता है। रेस्टाक कहते हैं, फिक्सिंग द ब्रेन कोई जादू नहीं है, लेकिन हर साल साइंस हमें नए टूल्स दे रही है। आज हम सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है हम पूरे सर्किट्स को रीजेनरेट भी कर पाएं। तो दोस्तों, ब्रेन डैमेज भले डरावना हो, पर साइंस हमें एक रास्ता दिखाती है, रिपेयर और रिकवरी का रास्ता। अब तक हमने देखा जब दिमाग में गड़बड़ होती है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे मॉडर्न साइंस उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। अब आखिरी अध्याय में हम फ्यूचर डायरेक्शंस जानेंगे, जहां रेस्टाक हमें आने वाले समय की झलक दिखाते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एआई और सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज। अब तो ग्रैंड फिनाल की बारी है, वो हिस्सा जहां रिचर्ड रेस्टाक हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं। चलिए चलते हैं आखिरी अध्याय की तरफ। चैप्टर 20, फ्यूचर डायरेक्शंस। दोस्तों, अभी तक हमने दिमाग को समझा, उसकी ताकत देखी और उसकी कमजोरियों से भी सीखा। लेकिन अब सवाल है, भविष्य हमें कहां ले जाएगा? रिचर्ड रेस्टाक यहां एक रोमांचक दुनिया का दरवाजा खोलते हैं, जहां न्यूरोसाइंस, टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन मिलकर इंसान के दिमाग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। 1. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI। सोचिए, अगर आपका दिमाग सीधे कंप्यूटर से जुड़ जाए तो एलन मस्क का न्यूरालिंक या मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, ये सब इसी दिशा में हैं। BCI के जरिए पैरालाइज्ड इंसान सिर्फ सोचना भर से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। यानी भविष्य में टाइपिंग, गेमिंग या यहां तक कि कम्युनिकेशन माइंड टू मशीन हो जाएगा। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेमोरी एनहांसमेंट। AI सिर्फ मशीन्स को ही स्मार्ट नहीं बनाएगा, बल्कि इंसानी दिमाग के साथ मर्ज भी होगा। सोचिए, अगर आपकी याददाश्त क्लाउड में सेव हो सके, या आप एक चिप लगवाकर नई भाषा ओवरनाइट सीख जाएं। यह सुनकर साइंस फिक्शन लगता है, बट रिसर्च यहीं जा रही है। 3. सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। रेस्टाक कहते हैं, दिमाग सिर्फ बीमारियों को हराने तक सीमित नहीं रहेगा, हम दिमाग को अपग्रेड भी कर पाएंगे। बेटर फोकस, शार्पर मेमोरी, फास्टर लर्निंग, यानी इंसान अपने ही नेचुरल लिमिट्स को क्रॉस कर सकेगा। शायद कल का इंसान आज से बिल्कुल अलग हो। 4. एथिक्स और डेंजर। लेकिन साथ ही बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या इंसान को इतना पावर देना सेफ है? अगर दिमाग की मेमोरीज बदली जा सकती हैं तो प्राइवेसी कहां बचेगी? अगर एबिलिटीज आर्टिफिशियली बढ़ाई जा सकती हैं तो इनइक्वालिटी और भी नहीं बढ़ेगी। भविष्य का ब्रेन साइंस जितना एक्साइटिंग है, उतना ही डरावना भी। रेस्टाक हमें यही मैसेज देते हैं, ब्रेन इज द फाइनल फ्रंटियर। हमने आउटर स्पेस एक्सप्लोर करना शुरू किया, पर असली रहस्य अब भी हमारे अंदर है और आने वाले सालों में
न्यूरोसाइंस इंसान को डिफाइन करने वाले हर सवाल का जवाब बदल सकता है। तो दोस्तों, मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड हमें सिर्फ दिमाग की जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें यह एहसास कराती है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी दिमाग के इन रहस्यों से जुड़ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप एक्सप्लोर कर सकें। साथ ही चैनल मेंबरशिप के लिए भी जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि हमें आपकी हेल्प मिल सके। याद रखिए, दिमाग ही आपकी असली ताकत है। उसे समझिए, उसे संभालिए और भविष्य की तैयारी कीजिए।